चलिए, तो आज का टॉपिक, आज हिस्ट्री चैप्टर 3 का है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसको जानने से पहले ये जानो कि हिंद चीन एरिया किस साइड का पड़ता है, पहले बताओ। कोई है जो बता सकता है? हाँ, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को क्या कहते हैं? हिंद चीन। आप अपने दिमाग से देखो, पढ़ाई को जितना रियलाइज करोगे उतना वो अपना बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि जैसे ही युद्ध की बात होती है दिमाग में एकदम भाला तलवारी सब आ जाता है कि ऐसे मारता होगा, ऐसे हुआ होगा। किसी भी देश को समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक, उसकी भौगोलिक को समझना आवश्यक होता है। तो दिमाग में ये फिगर बन रहा है कि हिंद चीन का एरिया जो है किन्ने होगा, अपना से किन्ने होगा वो तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये किस साइड स्थित है। हिंद चीन का जो एरिया है वो किस साइड स्थित है। उसके पहले महादेश कितने हैं? 7। और सबसे बड़ा कौन है? एशिया महादेश। तो एशिया महादेश में कितने देश हैं? एशिया महादेश में टोटल 49 कंट्री हैं। कितने हैं? 49। और 49 कंट्री में प्रमुख देश कौन है इस एशिया का, जिसे बॉस ऑफ एशिया कह सकते हैं? मतलब सबसे ताकतवर कंट्री एशिया का। और ताकत किसी एक आधार पे नहीं देखा जाता है, वरना एक आधार पे देखा जाए तो भारत के मामले में पीछे हो जाएगा। कुल मिला के ऑल ओवर देखा जाता है। उस आधार पे देखोगे तो भारत और चीन, भारत और चीन एशिया के 2 प्रमुख कंट्री हैं। इसके अलावा और भी कंट्री हैं जो कई मामलों में भारत से बेहतर हैं, चीन से भी बेहतर हैं। लेकिन ऑल ओवर सारे चीज़ों को देखा जाए मिला के तो एशिया के बॉस कर सकते हैं भारत और चीन है, क्योंकि इन दोनों देशों के आगे अन्य देश को ठटने की कोई औकात नहीं है। किसी भी मामले में नहीं ठट पाएगा, 1 सेकेंड नहीं ठट पाएगा। मारपीट में ताऊ नहीं। मारपीट का मतलब समझ रहे हो? युद्ध अगर हो तो भारत और चीन में कौन जीतेगा ये नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ऐसे देश हैं कि एक दूसरे से लड़े तो अंतिम में जो जीतेगा भी वो बर्बाद रहेगा। जैसे महाभारत के युद्ध में पांडव जीते भी तो कोई था नहीं बचा हुआ, सारे सगे संबंधी सब मरा ही गए थे, अपने कुल खानदान मरा ही गया था, रिश्तेदार मरा ही गया था, बेटा पोता मरा ही गया था। उसी तरह से अगर भारत चीन युद्ध करें न तो दोनों की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई राज्य करने की स्थिति में नहीं रहेगा, और बाकी जो एशिया की कंट्री है एक दिन भी नहीं ठट पाएगा इसके आगे। ऐसी स्थिति है। इसलिए कह सकते हैं कि भारत और चीन एशिया के क्या है? बॉस है। हालांकि इससे ताकतवर रसिया है। रसिया मतलब रूस। तो इसके बारे में भी जान लें। रूस जो है एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। लेकिन इसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति यूरोपियन है। इस कारण यह यूरोपियन महादेश में अपने को मानता है। ठीक है। एशिया के और जो प्रमुख कंट्री था वो कौन था? रूस, जो इन दोनों से भी ताकतवर है। रूस के तो नाम सुना सब कोई। लेकिन उसका अधिकांशतः हिस्सा एशिया में पड़ता है। लेकिन उसका जो सांस्कृतिक का मतलब हो गया रीति रिवाज, जो कल्चरल उसके जो सिस्टम है वो यूरोप से मिलता जुलता है।
और उसका कम, और उसके जो राजनीतिक जो तना बना हुआ है वो भी कैसा बना हुआ है, यूरोपियन टाइप का है, जैसा यूरोप में चलता है, इसलिए वो अपने को कहाँ मानता है, यूरोपियन मानता है। अब अगला देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र। हम चाहते हैं कि हिंद चीन एरिया तक पहुंचने से पहले आप क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि ये है कहाँ एरिया, ताकि जो पढ़ोगे आंदोलन, परिस्थितियाँ, मारपीट, व्यापारिक केंद्र, राजनीतिक स्थिति में क्यों कोई पीछे हट गया, क्यों कोई हारा होगा, कैसे युद्ध हुआ होगा, कैसे परिस्थितियाँ किसके अनुकूल बना होगा, क्यों किसी को कब्जा करने में आसानी हुई होगी, तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम्हारे दिमाग में फिगर ना बने कि किसमें युद्ध हो रहा था, किसको क्यों बेनिफिट हो रहा था, ये जगह था कहाँ। ये जब तक फिगर आपके दिमाग में नहीं बनता आप नहीं समझ पाइएगा उन स्थितियों को। हम भारत को इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हम भारत के भौगोलिक दशाओं को समझते हैं, जानते हैं, इस देश के वासी हैं, जानते हैं। दूसरे देश के समझ पाना मुश्किल होता है क्योंकि देखे नहीं होते हैं, सुन के, पढ़ के, इमेजिन करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, तब जाके होता है। और जो लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं उनके दिमाग में बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है, ये वजह हो जाता है। तो देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि इसके पहले उन विद्यार्थियों के लिए बताते हैं कि ऊपर का हिस्सा उत्तर कहलाता है और नीचे का दक्षिण कहलाता है। अब अगर उत्तर की तरफ हम ऐसे रखें तो हमारा दाहिना हाथ जो होता है किस साइड जाता है, अगर जैसे अपने को लेटा हुआ मान लो तो सर कहाँ पे रहेगा, उत्तर। अरे तुम अगर लेट जाओ उत्तरी दक्षिण धरती पे तो सर कहाँ पे रहेगा, उत्तर साइड, पैर कहाँ रहेगा। अब मुर्दा कैसे रखा है, उत्तरी दक्षिण रखाता है ना, तो वह मान लो तो मुर्दा के दाहिना हाथ करने जाएगा पश्चिम की तरफ। अरे अपने को मान लो बेंच पर लेटे हो तो दाहिना हाथ कहाँ जा रहा है, पश्चिम की तरफ। तो इस पे अगर हम लेटे हुए जो आदमी होगा तो दाहिना हाथ तो इस साइड पड़ेगा, जैसे हम खड़ा हो गए तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा, और ये कौन सा होगा, पूरब होगा। तो देखो एशिया, अगर पूरे को एशिया मान लिया जाए, राउंड मान लिया जाए, मान लो कि राउंड एरिया है, तो दक्षिण और पूर्व, तो ये रहा दक्षिण और ये रहा पूर्व, तो इसके बीच का क्षेत्र कौन रहा, ये वाला क्षेत्र रहा, ये ना रहा। तो इस एरिया को कहेंगे दक्षिण पूर्व। तो अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी ये है कहाँ स्थिति, ठीक। तो इसको बता देंगे, लिख देते हैं कुछ चीज़ें। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के कुछ देशों को जान लो जिससे क्लियर हो जाएगा। एक देश पड़ता है हिंदेशिया, इसका नाम बड़ी कम सुना होगा आदमी, नहीं। अगले देश का नाम सुने हो, मलेशिया, फिलीपींस, वर्मा, सिंगापुर, इसका भी नाम सुने हो, मालदीव का नाम सुने हो, इंडोनेशिया का नाम सुने हो, और इसके बाद वही है जिसके बारे में पढ़ना है, वो है वियतनाम। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में इतने कंट्री हैं, है ना, देख लेते हैं, कुछ छूटा भी तो नहीं, इतना ही कंट्री। एक वर्मा लिख दिया है, इतने क्षेत्र है। अब इसकी चौहद्दी को अगर समझना चाहते हो कि अभी पड़ेगा किधर, तो अब आपको आसानी होगी। ये जो क्षेत्र है भारत के पूरब, अब दिमाग खुलेगा तुम्हारा कि है कहाँ स्थित, दक्षिण पूर्व एशिया है कहाँ स्थित, भारत के पूरब। भारत जहाँ खत्म होता है उसे पूरब का एरिया क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र। चीन के दक्षिण, चीन के
दक्षिण है और ऑस्ट्रेलिया के पूरब हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर हैं, और एक टापू है जिस प्रदेश है न्यू गिनी कहते हैं उसको, उसका नया नाम पपुआ है, कोनो के घर में नाम होता हूँ न्यू गिनी। ठीक, तो ये एरिया जो हो गया भारत के पूरब दक्षिण एशियाई क्षेत्र। दो देश के तो देख रहे हो ना, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे दिमाग के फिगर में बन रहा है, नहीं बन रहा है ना? तो ऑस्ट्रेलिया का फिगर अगर तुम देखना चाहते हो तो भारत के नक्शा दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाला नक्शा अभी नहीं है ऑफिस में, वरना दिखा देते हैं। भारत का नक्शा आ रहा है दिमाग में। भारत के नीचे जाते हो तो श्रीलंका के बाद क्या है? समुद्र है। वो समुद्र ठीक जैसे मान लो ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे श्रीलंका मान लो, तो ये पूरा समुद्र पड़ता है। ऐसे ही कुछ दूरी पर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया एक टापू पर है, टापू माने द्वीप। तो ये ऑस्ट्रेलिया से उत्तर का एरिया हुआ, ये भारत, हम लोग मान लो श्रीलंका है तो भारत ही हो गया, तो ये पूरब का हुआ। चीन ऐसे है जिसके दक्षिण हो गया, और ये प्रशांत महासागर में एक टापू है जिसमें बहुत सारे कंट्री हैं, उसी में एक देश है न्यू गिनी जिसका पपुआ भी नाम है। हाँ मतलब ऐसे ही नाम है, पपुआ पपुआ करें तो उसके पूरब पड़ गया। प्रशांत महासागर ये बहता है, ये आपका नीचे हिंद महासागर हुआ, ये अरब सागर होता है। तो यानी इस देश के पूरब हुआ, भारत के पूरब हुआ, इसके पश्चिम हुआ, और ऑस्ट्रेलिया से उत्तर हुआ, और चीन से दक्षिण का एरिया होता है। मोटा मोटी दिमाग में फिगर बनता होगा। तो न्यू गिनी के क्या होगा? पश्चिम के क्षेत्र होते हैं। अब दिशा से समझ जाइए, ऑस्ट्रेलिया इधर है, हिंद महासागर में पड़ जाता है अंत में, भारत तो स्वयं खड़े हो, चीन इस साइड पड़ जाता है, और प्रशांत महासागर इधर नीचे पड़ जाता है अंतिम में। पूरा इसकी दो देश खत्म होता है, उसके बाद वही शुरू होता है। देखो जो पढ़ना है उसको क्या पढ़ना है? हिंद चीन। तो हिंद चीन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आ गया वियतनाम, लाओस, और कंबोडिया। ये तीन क्षेत्र है, तीन देश है जो हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। इसको अगर तुम देखना चाहते हो तो हिंद चीन हो गया। हिंद चीन लिख देने का मतलब हुआ कि तीनों देश लिख दिए। अब ये होगा पश्चिम, और ये होगा उत्तर, और ये होगा पूरब, और ये होगा दक्षिण। ठीक, तो इस एरिया के जो उत्तर में पड़ता है वो पड़ता है चीन। समझना सब, अब तुम लोग का दिमाग घूमे नहीं। अगर इसके उत्तर में चीन है तो ये चीन के किस साइड हुआ? दक्षिण हुआ। क्या समझ में? अगर इसके उत्तर में चीन है तो ये चीन के कहाँ हुआ? दक्षिण। तो हम कह सकते हैं चीन के दक्षिण एरिया। पश्चिम में जो पड़ता है वो है म्यांमार। म्यांमार या कह सकते हो उस समय के एरिया में। देखो होता क्या है कि भारत के जस्ट बाद म्यांमार है, भारत के जस्ट बाद क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार ना पड़ेगा ओरिजिनल में, क्या समझ में आया? ओरिजिनल में क्या पड़ेगा? म्यांमार। अब जो हम बोले हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र, तो उसमें म्यांमार शामिल हो गया था, इसलिए कौन आ गया था? पश्चिम में भारत आ गया था। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ पाए? देखो अभी इसी से समझो। मान लिया जाए कि दरियापुर पंचायत की अगर बात करें, जो अपना पंचायत है, समझने की बात है, तो पूरब में कौन हो गया? बजहिया पंचायत। लेकिन जैसे ही हम ढोंगहा की बात करेंगे तो पूरब में फिर तो पियरा का एरिया हो जाएगा, सामंचे का, बजहिया नाम हट जाएगा ना। तो एशियाई क्षेत्र के नाम की है तो म्यांमार उसमें शामिल हो गया था। अब जैसे अब हम उस छोटे एरिया की बात करेंगे तो म्यांमार पड़ जाएगा। चलिए दक्षिण में कौन पड़ जाएगा?
दक्षिण में पड़ जाएगा, इसका पूर्व में तो पड़ जाएगा ये प्रशांत महासागर। और दक्षिण में एक दक्षिणी चीन सागर के नाम सुना होगा, सब सुने हो? जो बार बार पक्की एथी के लेकर अमेरिका और चीन में ठन जाता है। ठन जाने का मतलब झगड़ा की बात हो जाती है। दक्षिणी चीन सागर यानी प्रशांत महासागर के एक हिस्से पर चीन ने अधिकार कर रखा है। जो जैसे जो बताया है न्यू गिनी एरिया, प्रशांत महासागर बहती है, उसके एक टापू है न्यू गिनी, उसके बाद से भी प्रशांत महासागर बहती है जिस पर चीन का दबदबा है या कब्जा है, उसको कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर कहा जाता है। नक्शा होता तो बेहतर समझ में आता है। तो इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में म्यांमार, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में एग्जैक्टली देखा जाए तो वही चीन सागर पड़ रहा है। क्या बोले? या दक्षिणी चीन सागर। अब इसी में भूला मत जाना सब। जैसे अगर समझाने के लिए बता दे तो समझ जाए थोड़ा सा। ये हो गया मान लो चीन का एरिया, ठीक समझना जरा। ये मान लो कि जैसे भारत है और इसके बाद क्या पड़ जाता है? म्यांमार, ठीक। और इधर से पूरब में प्रशांत महासागर पड़ जाता है, ज़्यादा पूरब में। और यहाँ से एक पतला बहता है जहाँ से इधर देश भी है ना, और फिर यहाँ भी देश है। तो ये पतला वाला जो एरिया हो जाता है जो प्रशांत महासागर का हिस्सा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी चीन सागर। यानी कि ये चीन के कहाँ पड़ गया? दक्षिण में पड़ जाता है, इसलिए कहा जाता है। चलिए, अब ये चीजें समझ में आ गया कि पूरी एरिया भाई का भारत के बाद इधर से जाओगे तो एक बार स्पष्ट कर दें, इधर से जाओगे तो भारत के बाद म्यांमार शुरू होता है और म्यांमार के बाद ये तीनों देश लगातार पड़ जाते हैं। कौन कौन? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी हिंद चीन क्षेत्र। अब हिंद चीन क्षेत्र क्यों कहते हैं? ये तो हाई एशियाई क्षेत्र है नहीं, तो इसके किसके? इन तीनों, इसके कुछ भाग पर चीन का प्रभाव था तथा कुछ भाग पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए इसे हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। चलिए, ये भी बात स्पष्ट हो गया। इसे हिंद चीन क्षेत्र क्यों कहते हैं? तो इन तीनों देशों में कुछ पर चीन का प्रभाव था और कुछ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इस कारण से इस एरिया को क्या कहा गया? हिंद चीन क्षेत्र कहा गया। नोट कर लीजिए। तो इसको नहीं थोड़ा सा और लिखा जा सकता है। वियतनाम पर चीन का प्रभाव था। वियतनाम पर किसका प्रभाव था? चीन का। लाओस तथा कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसके सबूत भी मिलते हैं। कंबोडिया राज्य की जो स्थापना हुआ था, है ना, कंबोज राज्य की, तो वहाँ के एक राजा थे सूर्यवर्मा, जो अंकोरावाट मंदिर का निर्माण कराए थे, जो विश्व में बहुत बड़ा वो हिंदू मंदिर है और वो विष्णु भगवान का मंदिर है वहाँ पे। तो ऐसे परीक्षा के लिहाज से ये बातें इंपॉर्टेंट हैं कि अंकोरावाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था, या कब हुआ था, या कहाँ है।
3 चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे वही पढ़ाते हैं। देखो, वियतनाम के 2 प्रांत था, एक का नाम तोंकिन। वियतनाम के 2 प्रांत में एक का नाम तोंकिन और एक का अन्नाम। नाम सुना होगा, सब नहीं सुना होगा, रीडिंग करोगे तब नाम सुने हो। पहले ही बोलते थे जब आप 10th क्लास में आए तो बोले कुछ नहीं करना है 8 किताब की, केवल रीडिंग कर लो कम से कम। रीडिंग करने से जो बात आप सुने रहिएगा याद करते समय आसान हो जाता है। इस पर चीन का कब्जा होता था। चीन के जो केंद्रीय सत्ता होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मजबूत शासक बना तो उस पर कब्जा कर लेता था, और कमजोर शासक बना तो नहीं कब्जा कर पाता था, तो वो एरिया क्या हो जाता था, स्वतंत्र हो जाता था। इनके कब्जा के बावजूद भी उस एरिया पर उन लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान बना रखे थे। उस एरिया के जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो बौद्धिस्ट थे, और एक चीन का एक धर्म चलता है, उसका पता नहीं ठीक से हम उच्चारण अभी नहीं कर पाएंगे, कॉन्फ्यूशियस करके एक धर्म आता है। हाँ, वहाँ के चीन के जो है, तो 2 धर्मों के मानने वाले थे। ये खैर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लिखवा नहीं रहे हैं। अगला भारत की बात करते हैं कि भारत का प्रभाव किस पर था, तो किस पर था बताओ, लाओस और कंबोडिया। तो 4वीं शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई थी। कौन सी शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में, जहां का राजा एक भारतवंशी था। कंबोज राज्य मिला के बना था, किसको, लाओस और कंबोडिया को मिला के। कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। मतलब ये हुआ कि कंबोज का जो क्षेत्र था, जहाँ कंबोज जो एरिया पड़ता था, वहाँ पूरी तरह से जो वहाँ के रीति रिवाज थे वो किस टाइप के थे, जो भारत में थे। संस्कृति का ही मतलब होता है चलन, रीति रिवाज, विधि, वो सब मिला के क्या बनता है, संस्कृति बनता है। 12वीं शताब्दी में नाम सुना होगा, सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरावाट है ना, मंदिर का निर्माण कराया था, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब ये मैट्रिक के परीक्षा के लिहाज से 16वीं शताब्दी में कंबोज राज्य का पतन हो गया। पतन होने का मतलब बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया, वो राज्य रहा नहीं। ये कुल मिला के हिंद चीन का टेलर था, मतलब ये पृष्ठभूमि थी। अब इसके आगे अब पढ़ेंगे कि आंदोलन क्यों शुरू हुआ होगा, कैसे शुरू होगा, कौन कौन से इसके उपनिवेश बनाए होंगे। उपनिवेश को कॉलोनी बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रचलित शब्द है, बड़ी यूज होता है। अब इसके आगे पढ़ाई होगी। ये पृष्ठभूमि था, इतना नोट कर लीजिए।